नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी, एमपीएसआई, एमपीएसबी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए ये, और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेली आपकी ऑनलाइन क्लास होगी और हिंदी की ये प्रैक्टिस सेट है आपका। इसकी पहली क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न देख लेते हैं। एसएससी जीडी, एमपीएसआई और एमपीईएसबी की जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें हिंदी आता है, और आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपके लिए एक क्लास हम ये लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है आपका, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो है वो क्या है? पद्य काव्य है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है चंपू काव्य है, तीसरा है कविता है और चौथा है गद्य काव्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो रचना है यशोधरा, वो क्या है आपकी? तो वो ना तो आपका पद्य काव्य है, ना ही आपका कविता है और ना ही आपका गद्य काव्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। ये आपका जो है वो है चंपू काव्य। अब चंपू काव्य होता क्या है? तो गद्य पद्य मिश्रित रचना जो होती है वो आपकी कहलाती है चंपू काव्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि गद्य पद्य मिश्रित रचना ही आपकी चंपू काव्य कहलाती है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, ऐसी रचना आपकी क्या कहलाती है? चंपू काव्य कहलाती है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा है, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह पीड़ा का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी गद्य पद्य मिश्रित रचना है और इसे ही हम चंपू काव्य कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है? ठीक है, जो स्वतंत्र भारत है हमारा, उसकी राष्ट्रलिपि आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन आपका मुंडा, दूसरा है कैथी, तीसरा है रोमन और चौथा है देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ना तो इसका करेक्ट आंसर मुंडा होगा, ना कैथी होगा और ना ही रोमन होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो देवनागरी लिपि है वही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। ठीक है, और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है आपके देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसी प्रकार संस्कृत और मराठी ये भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन बात करें हम पंजाबी की, तो पंजाबी जो है आपकी वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और रोमन की यदि बात करें तो अंग्रेजी जो है आपका वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो देवनागरी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो स्वतंत्र भारत है उसकी राष्ट्रलिपि कौन सी होगी? आपकी देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। डोंगा शब्द कौन सा है? संकर शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है या देशज शब्द है? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो डोंगा शब्द है वो कौन सा शब्द है। ठीक है, तो संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देशज शब्द? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बात करते हैं कि संकर शब्द क्या होते हैं। तो जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। और तत्सम का यदि हम संधि विच्छेद करें तो तत् धन सम, अर्थात के समान, यानी किसके समान? तो संस्कृत के समान, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देशज यानी देश में जो जन्मा हो। ठीक है, तो देशज यहाँ पर जो आपका शब्द होगा वो होगा डोंगा। डोंगा शब्द कौन सा है? ना तो आपका संकर है, ना ही आपका तत्सम है और ना ही ये आपका तद्भव है। ये जो होगा ये देशज शब्द है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं, उसे भी हम देशज शब्द ही कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात है लेकिन देश में ही जन्मा है ये। ठीक है, देश में इसका निर्माण हुआ है। तो डोंगा शब्द क्या है आपका? देशज शब्द होगा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। आपके तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो, विदेशज हो, ठीक है, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो। इसी प्रकार जो भी टॉपिक आपके वनडे एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को इस सीरीज में हमने कवर किया है। आपके 25 क्वेश्चन डेली इसमें लेकर आएंगे हम, और उसमें आपके 25 टॉपिक होंगे। ठीक है, हिंदी के। तो चौथे प्रश्न पर चलते हैं।
चौथा प्रश्न है निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला है महात्मा, दूसरा फकीर, तीसरा लकड़ी और चौथा है लोटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो महात्मा शब्द जो है वो विदेशी शब्द नहीं है, ना ही आपका लकड़ी शब्द विदेशी और ना ही लोटा शब्द विदेशी है। जो फकीर शब्द है वो विदेशी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फकीर शब्द है वो विदेशी शब्द होगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, अहिर का तत्सम आपको बताना है। अहिर का तत्सम क्या होगा। तत्सम के बारे में अभी हमने चर्चा की, तत्धन सम अर्थात के समान यानी कि संस्कृत के समान, ठीक है। तो अहिर का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो ना तो अधीर होगा और ना ही अणु होगा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। पहला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अहिर का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा अभिर। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि का तद्भव बताना है आपको, छठा प्रश्न। तो अग्नि का तद्भव, इसका आंसर आपको बताना है पानी, आग, बिजली या धरती। तो इसका तो बिल्कुल सरल आंसर होगा कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अग्नि का तद्भव शब्द ना तो पानी होगा, ना बिजली होगा, ना ही धरती होगा। आग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न उपसर्ग से रिलेटेड है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है ची, दूसरा है चिर, तीसरा है यू और चौथा है आयु। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चिरायु का पहले संधि विच्छेद करके देखेंगे हम, उससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग होते क्या है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ठीक है, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर चिर धन आयु, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो चिर धन आयु, इस प्रकार आयु मूल शब्द में चिर उपसर्ग लगाएंगे तो चिरायु एक नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर ना तो ची उपसर्ग होगा, ना यू उपसर्ग होगा, ना ही आयु उपसर्ग होगा, इसमें चिर उपसर्ग होगा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है प्रत्यय आपको बताना है। इसमें मनोती में कौन सा प्रत्यय है। ओती प्रत्यय है, ती प्रत्यय है, आती प्रत्यय है या ई प्रत्यय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। मनोती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनोती में कौन सा प्रत्यय है, तो मन धन ओती बराबर क्या हो जाएगा आपका मनोती। इसका संधि विच्छेद हमको करना है। तो मन धन ओती बराबर मनोती हो जाएगा। तो मन मूल शब्द में ओती प्रत्यय जुड़ा तो मनोती एक नया शब्द बना, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो ती प्रत्यय होगा, ना ही आपका आती प्रत्यय होगा और ना ही ई प्रत्यय होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। मनोती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मनोती शब्द में ओती प्रत्यय होगा आपका, ठीक है। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके, कृदंत कहलाते हैं। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है च छ ज झ उदाहरण है। किसके उदाहरण है च छ ज झ, स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के या अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो च छ ज झ जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमको ना तो संघर्षी व्यंजन लगता है ना अंतस्थ व्यंजन लगता है, ठीक है। तो च छ ज झ किस व्यंजन के उदाहरण है, तो ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है। ना स्पर्शी के हैं, ना संघर्षी के हैं और ना ही अंतस्थ के हैं, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो च छ ज झ ये आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा स्पर्श संघर्षी, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से, लक्षणा शब्द शक्ति से, अभिधा शब्द शक्ति से या तात्पर्य से। तो आपको बता दें शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं
उसके अलावा यौगिक जो शब्द होते हैं और योगरूढ़ जो शब्द होते हैं उनका अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है, तो ना तो व्यंजना से होता है, ना लक्षणा से होता है, ना तात्पर्य से होता है। ठीक है, ये होता है आपका अभिधा शब्द शक्ति से। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न, में और पर ये विभक्तियां है संबंध कारक की, अपादान कारक की, करण कारक की या अधिकरण कारक की। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बात करते हैं कारक की। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी और अधिकरण में पर। तो में पर विभक्तियां हैं, ये अधिकरण कारक की है, ना कि संबंध अपादान और करण कारक की। ठीक है, तो आपके यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा और एकमात्र ऑप्शन बचेगा अधिकरण कारक, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है में पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शब्द युग्म के सही भेद का चयन करना है। यहाँ पर उपाधि और उपाधि, इसमें हमको शब्द युग्म दे रखे हैं, उनके सही अर्थ भेद का यहाँ पर चयन करना है। उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव, उपाधि का अर्थ होता है उपदंड, उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव, उपाधि का अर्थ होता है खिताब, उपाधि का अर्थ होता है पद, उपाधि का अर्थ होता है पाद, और उपाधि का अर्थ होता है पद, और उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव। तो आपको शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो जो फर्स्ट उपाधि हमको लिखा हुआ दे रखा है और एक और दे रखा है जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो जो छोटी ई की मात्रा है उस उपाधि का अर्थ होता है, क्या होता है, उपाधि यानी आपका हो जाता है पद। ठीक है, और एक और उपाधि जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ हो जाता है उपद्रव। उपद्रवी जो उपद्रव करते हैं हम कहते हैं ना उपद्रवी लोग। ठीक है, तो उपाधि जिसमें बड़ी ई की मात्रा है वो हो जाता है अर्थ उपद्रव, और उपाधि जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है उसका अर्थ हम लेते हैं पद। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका सही अर्थ भेद होगा पद और उपद्रव, ना कि पद और पाद, उपद्रव और खिताब और उपद्रव और उद्दंड। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो गंगा से किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है इसलिए जातिवाचक नहीं होगी, ना ही कोई भाव आ रहा है इसलिए भाववाचक भी नहीं होगी, और ना ही किसी समूह का बोध हो रहा है इसलिए समूहवाचक भी नहीं होगी। गंगा से व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, गंगा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, 5 भेद, 4 भेद या 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपको बताना है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ना तो आपके 2 भेद होते हैं, ना 5 भेद होते हैं और ना ही 4 भेद होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो प्रथम पुरुष, एक उत्तम पुरुष और एक मध्य पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विशेषण की बात आ रही है यहाँ पर, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो विशेषण ना तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ना 5 प्रकार के होते हैं, ना 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कवियत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, आपको बताना है। कवि, कवि, कवय या कवि। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है आपका, आपको कवियत्री शब्द गलत लिख के दे देंगे और उसकी शुद्ध वर्तनी आपको करना रहेगी। तो आपको प्रश्न 16 में दिखाई दे रहा होगा कि कवियत्री शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखा हुआ रहता है। जिस प्रकार कवियत्री यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इसी प्रकार ये आपका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, कवियत्री का जो शुद्ध रूप है वो इसी प्रकार है जिस प्रकार हमने यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है। तो कवियत्री इसी प्रकार लिखा जाता है। अब इसका यहाँ पर पुल्लिंग बताना है, तो कवि का पुल्लिंग हो जाता है कवियत्री। ठीक है, तो यहाँ पर कविय नहीं होगा, ना ही कवय होगा और ना ही कविय होगा। कवि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें, अगला प्रश्न रिक्त स्थान से रिलेटेड है। सत्य और अहिंसा का रिक्त स्थान संबंध है, भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या निकट संबंध है।
इसमें उपयुक्त शब्द आपको रिक्त स्थान की जगह रख के देखना है जो सही अर्थ बोध कराता हो। तो सत्य और अहिंसा का भीषण संबंध नहीं होगा, अनुपयुक्त हो जाएगा शब्द। सत्य और अहिंसा का विकट संबंध भी नहीं होगा, सत्य और अहिंसा का निकट संबंध भी नहीं होगा, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही अर्थबोध यहाँ पर दे रहा है, वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है उस टॉपिक को हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? जो माधुर्य गुण होता है उसका किस रस में प्रयोग होता है? ठीक है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण वीर रस में प्रयोग होता है, श्रृंगार में होता है, भयानक में होता है या रौद्र में होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो माधुर्य गुण रौद्र रस में नहीं होगा, ना ही भयानक रस में होगा, क्योंकि भयानक का स्थायी भाव जो हो जाता है वो हो जाता है भय, तो भय में भी माधुर्य गुण प्रयोग नहीं होगा। और वीर का हो जाता है उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, तो इसमें भी नहीं होगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति, और श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माधुर्य गुण प्रयोग होता है। और श्रृंगार को हम रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में होता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्रण, जीवन का वृहत चित्रण, दोहा छंद या उत्साह भाव? तो तीसरा और चौथा ऑप्शन कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। जीवन का खंड चित्रण खंड काव्य में होता है और जीवन का वृहत चित्रण महाकाव्य में होता है। ठीक है, जिस प्रकार रामचरितमानस में भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और उसे हम महाकाव्य कहते हैं। तो जीवन का वृहत चित्रण होता है महाकाव्य में, तो पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा और एकमात्र ऑप्शन बचेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में जो प्राण शब्द है वो किस रूप में प्रयोग होता है? एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में? ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है एक वचन, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में जो प्राण शब्द है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, ना कि द्विवचन एक वचन। ठीक है, तो हिंदी में प्राण शब्द आपका बहुवचन होगा। इसके अलावा भी कई शब्द है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, लोग, ये सब जो शब्द हैं ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो हिंदी में जो प्राण शब्द है वो आपका बहुवचन होगा। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षणिक का विलोम बताना है। विलोम का अर्थ है उल्टा, इसे हम विपरीतार्थी या विपरीतार्थक भी कहते हैं। ठीक है, विलोम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर उल्टा कर देना। ठीक है, तो विपरीतार्थी या विपरीतार्थक भी इसे कहते हैं। क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए, और शाश्वत है ना हमेशा। तो संक्षेप नहीं आएगा, ना ही विरह आएगा और ना ही शुद्र आएगा। ठीक है, क्षणिक का जो विलोम हो जाएगा वो शाश्वत हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दिए गए शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेटा शब्द दे रखा है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, नहीं यहाँ पर पूछा है। तो पुत्र यानी बेटा होता है, पर्यायवाची हुआ। उसके अलावा सूत यानी भी बेटा होता है तो पर्यायवाची हुआ, और आत्मा यानी भी बेटा होता है तो पर्यायवाची हुआ, लेकिन अग्रज यानी बेटा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये तीनों तो हैं, हमसे नहीं पूछा है इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। एकमात्र ऑप्शन बचेगा चौथा वाला, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उक्त शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? शुद्ध शब्द आपको बताना है। दामिनी, दामिनी, दमिनी या दामिनी। ये एसएससी जीडी में शुद्ध शब्द से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर दामिनी पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल अशुद्ध होगा वो। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका शुद्ध शब्द होगा और वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तीसरा में दमिनी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। चौथे में दामिनी दे रखा है, लेकिन नी में भी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका गलत होगा। तो दूसरा और एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेना के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड ये आपका प्रश्न है, जो आपका टॉपिक
हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेना के रहने का स्थल चौहद्दी नहीं होगा, ना ही छात्रावास होगा और ना ही टकसाल होगा। छावनी सेना के रहने का स्थान होता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, विराम चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहले में जो चिन्ह है वो प्रश्नवाचक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, तो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होगा आपका? ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है वो अल्प विराम है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है अर्ध विराम कौन सा है, तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका अर्ध विराम लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्ध विराम चिन्ह कैसा होता है, चौथा वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विराम चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक टॉपिक से हम यहाँ पर आपके लिए ले रहे हैं सीरीज में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसी के साथ ही आपकी जो क्लास है ये डेली होने वाली है, और इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, वहां से इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।